क्लास में मैंने आपको थोड़ा सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में समझाया था। आज हम टाइप्स करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ द फर्स्ट टाइप इज द सिंगेमी एंड सेकेंड टाइप इज द कॉन्जुगेशन। बताया था मैंने आपको कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टू टाइप्स हैं, दैट इज द कॉन्जुगेशन एंड द सिंगेमी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगेमी की। सिंगेमी को डिवाइड करा है टू टाइप्स में ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ फ्यूजिंग गैमीट्स। ठीक है, सिंगेमी इज ऑफ टू टाइप्स। किसके बेसिस पे उसको टू टाइप में डिवाइड करा गया है? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ फ्यूजिंग गैमीट्स। ठीक है, गैमीट की जो गैमीट फ्यूज कर रहा है उसका क्या सोर्स रह रहा है, उसके बेसिस पे सिंगेमी को टू टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट टाइप है एंडोगेमी और सेकेंड टाइप है एक्सोगेमी। ठीक है बच्चे, एंडोगेमी एंड द एक्सोगेमी। एंडोगेमी इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ फर्टिलाइजेशन एंड एक्सोगेमी इज ऑल्सो कॉल्ड क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ठीक है बच्चे, यहां पे सिंगेमी को याद रखना, आगे हमने सिंगेमी की और भी टाइप्स पढ़नी है, पर यहां पे सिंगेमी को टू टाइप्स में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स ऑफ फ्यूजिंग गैमीट्स। ठीक है, कि सोर्स ऑफ गैमीट्स कहां से बन रहा है, क्या वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन शो कर रहा है कि वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन शो कर रहा है। अविनाश, वसुधा, बच्चे अपना कैमरा ऑन कर रखेंगे आप लोग। अब देखिए एंडोगेमी क्या है या फिर सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्या है? जब दो गैमीट्स यानी मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज कर रहे हैं और सेम पेरेंट ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है बच्चे, सेल्फ फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है? जब एक ही पेरेंट दोनों तरह के गैमीट्स बना रहा है, मेल गैमीट भी और फीमेल गैमीट भी, तो उन दोनों गैमीट की क्या हो जाएगी? फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, कौन सी फर्टिलाइजेशन? सेल्फ फर्टिलाइजेशन। तो इस केस में क्रॉस फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। ठीक है, क्लियर हुआ क्या बोला मैंने? व्हाट इज एंडोगेमी? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स ऑफ द सेम पेरेंट। ठीक है, वहीं पे आप समझते हैं कि एक्सोगेमी और क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट पेरेंट। ठीक है, यहां पे सेम पेरेंट और यहां पे डिफरेंट पेरेंट लिखा हुआ है, यानी कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन में दो अलग पेरेंट गैमीट्स बनाएंगे और गैमीट्स बनाएंगे तो वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन शो करेगा। ठीक है, जबकि सेल्फ में एक ही पेरेंट दोनों गैमीट्स बना रहा है, मेल गैमीट भी और फीमेल गैमीट भी। ठीक है, अब आपने एग्जाम्पल पढ़ा होगा, जो सेल्फ फर्टिलाइज्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? क्या मुझे कोई एग्जाम्पल बता सकता है हर्माफ्रोडाइट एनिमल का? एनीवन? नो? हर्माफ्रोडाइट एनिमल, प्रियांशी, can you name any hermaphrodite animal? रिपीट करिए बेटा। अर्थवॉर्म। अब आपने एग्जाम्पल दिया है अर्थवॉर्म का। रुचिका, रुचिका, जो अर्थवॉर्म होता है वो एक हर्माफ्रोडाइट एनिमल है, बट क्या अर्थवॉर्म सेल्फ फर्टिलाइजेशन शो करता है? अर्थवॉर्म जो है वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन शो करेगा, क्योंकि उसमें जो टाइम पीरियड होता है सेक्स ऑर्गन के डेवलप होने का वो डिफरेंट होता है मेल और फीमेल। ठीक है, बिल्कुल सही बोला, बट दैट ऑर्गेनिज्म इज अ हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट है ना वो? ओके, अब यहां पे ध्यान दें प्रियांशी, आपने एग्जाम्पल बिल्कुल सही बोला है।
बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, कोई ऐसा एग्जाम्पल हमने देना है जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन शो कर रहा है। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन तो वही शो करेंगे जो हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स होते हैं, बट सभी हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स सेल्फ फर्टिलाइजेशन शो नहीं करते। कुछ हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी शो करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म। ठीक है, बात समझ आ गई। अब हम एग्जाम्पल समझेंगे कि कौन सा ऐसा एनिमल है जो एंडोगेमी यानी सेल्फ फर्टिलाइजेशन शो करता है। तो यहां पे मैंने लिखा है एंडोगेमी में एग्जाम्पल टेनिया। टेनिया इज व्हाट? टेपवर्म। ठीक है बच्चे, टेनिया सोलियम एक फ्लैट वर्म होता है जिसका आप कॉमन नेम आपको पता है, टेपवर्म बोलते हैं। जो टेपवर्म होता है उसमें कैसी बॉडी होती है? उसकी बॉडी सेगमेंटेड ही होती है। ठीक है, और उनके सेगमेंट्स को क्या बोलते हैं? प्रोग्लोटाइज बोलते हैं बेटा। अर्थवर्म के सेगमेंट्स को मेटामेयर्स बोलते हैं और टेपवर्म के सेगमेंट्स को प्रोग्लोटाइज बोलते हैं। ठीक है, तो अलग सेगमेंट पे मेल ऑर्गन भी होगा और फीमेल ऑर्गन होगा। ठीक है, ध्यान से समझो। यहां पे ये आ गया, मैं एक फ्लैटवर्म का टेपवर्म का फिगर ड्रॉ कर रही हूं यहां पे। ठीक है, कुछ ऐसी होती है ना उसकी बॉडी, तो इन सेगमेंट्स को प्रोग्लोटाइज बोलते हैं। ठीक है, सपोज करिए कि उसमें टोटल जो प्रोग्लोटाइज हैं वो 100 के करीब है। कितने हैं? 100 के करीब है। तो हो सकता है कि मेल ऑर्गन कोई 10th सेगमेंट में प्रेजेंट हो। ठीक है बच्चे, और 20th सेगमेंट में हो सकता है फीमेल ऑर्गन प्रेजेंट हो। ठीक है, टेपवर्म के केस में ऐसा है, हर्माफ्रोडाइट एनिमल है, एक ही पेरेंट में दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है। एक ही पेरेंट में दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है और दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन सेम टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं। ठीक है बच्चे, मैच्योर एट द सेम टाइम। जब दोनों सेम टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं तो वो सेम टाइम पे ही क्या बनाएंगे बेटा? सेम टाइम पे मेल एंड फीमेल गैमीट्स। तो क्या हो जाएगा उनमें? सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। ठीक है बच्चे, जब दोनों गैमीट्स सेम टाइम पे बन गए तो क्या कर देगा वो ऑर्गेनिज्म? सेल्फ फर्टिलाइज कर देगा। उसको किसी और ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं है क्रॉस फर्टिलाइजेशन करने के लिए। इज दैट क्लियर? क्लियर हो गया? बट अर्थवर्म के केस में ऐसा नहीं होता। अर्थवर्म के केस में ऐसा नहीं होता। वो ऑर्गेनिज्म हर्माफ्रोडाइट होने के बावजूद भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता, वो सिर्फ क्रॉस फर्टिलाइजेशन कर सकता है। रीजन क्या है इसका? जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो डिफरेंट टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं। ठीक है, इन द अर्थवर्म मैच्योरेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स एट द डिफरेंट टाइम। ठीक, डिफरेंट टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं। ठीक है, अगर उसमें पहले मेल ऑर्गन मैच्योर हो जाता है, मेल सेक्स ऑर्गन मैच्योर अर्लियर देन द फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, क्या लिखा मैंने यहां पे? अगर मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स
सेक्स ऑर्गन से पहले मैच्योर हो जाएगा तो मेल गैमीट भी तो पहले बनेगा। ऑर्गन और गैमीट का फर्क समझते हैं ना। ऑर्गन बन गया, मैच्योर हो गया, तो वो गैमीट भी पहले बनाएगा। ठीक है बच्चे, उस कंडीशन को बोलते हैं प्रोटोएंड्री। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? प्रोटोएंड्री। अगर सिचुएशन अलग भी हो सकती है, अगर वो प्रोटोगाइनी, प्रोटोगाइनी का मतलब है अर्ली मैच्योरेशन ऑफ फीमेल पार्ट। बच्चे गाइनी, गाइनी वर्ड मतलब गाइनोशियम, ठीक है, यानी फीमेल पार्ट। अगर मेल पार्ट, फीमेल पार्ट पहले बन रहा है तो उसके लिए जो टर्म यूज की जाएगी दैट इज द प्रोटोगाइनी। ठीक है, तो देखिए अर्थवर्म के केस में टाइम पीरियड दोनों का अलग है, दोनों का टाइम गैमीट्स बनाने का अलग जा रहा है, जिसकी वजह से वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा और उस केस में अर्थवर्म क्या करेगा? क्रॉस फर्टिलाइजेशन करेगा। क्लियर है सभी को इतना? ठीक है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन तभी हो सकती है जब दोनों सेक्स ऑर्गन सेम टाइम पे मैच्योर हो और सेम टाइम पे वो गैमीट्स बनाए, तभी दोनों सेम टाइम पे जब गैमीट्स बनाएंगे तो फर्टिलाइजेशन सेल्फ होगी, एक ही पेरेंट सेल्फ फर्टिलाइजेशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, बट अगर एक ऑर्गेनिज्म, एक पेरेंट, दोनों सेक्स ऑर्गन उसके अंदर हैं, मेल भी है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है, बट दोनों का टाइम अलग अलग रह रहा है मैच्योर होने का, तो उस केस में वो कभी भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा, उस केस में वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही कर सकता है। क्लियर बच्चे? क्लियर हो गया? अक्षित? ओके, वेरी गुड। हाँ जी, बोलो बेटा। अगर जो जैसे अर्थवर्म है, मतलब उसका मतलब जैसे उसकी प्रोटोगाइनी हो गई है या फिर प्रोटोएंड्री जो भी है, तो मतलब जैसे अगर उसे मतलब जैसे दूसरा वाला जो उसका पार्टनर होगा या दूसरा वाला जो मेल होगा, जिसके केस में उसका जो अपोजिट, जैसे कि उसका जो प्रोटोएंड्री हुआ है और उसका प्रोटोगाइनी हुआ है, तो मतलब जैसे अगर उसे ना मिले तो मतलब उसकी क्या कुछ मतलब वो मतलब तो वो कॉपुलेट ही नहीं कर, हाँ, डीजनरेट कर जाएगा। ऑब्वियस है ना? ईयरली मतलब ये कितनी बार होता है? देखिए बेटा, हर ऑर्गेनिज्म का जो ब्रीडिंग पीरियड होता है, मेटिंग पीरियड होता है, कॉपुलेशन पीरियड होता है, वो वेरी करता है। ठीक है, कोई ऑर्गेनिज्म हर सीजन कॉपुलेट कर सकते हैं, मतलब कॉन्टिन्यूस ब्रीड कर सकते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक टाइम में सीजनल ब्रीडिंग करते हैं। देखिए, आप लोगों ने जनरली अर्थवर्म देखा है तो वो मॉनसून में ही सबसे ज्यादा दिखते हैं, तो मॉनसून में वो नंबर भी बढ़ा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं सीजनल ब्रीडर हुए। सीजनल मतलब एक कोई डेफिनेट सीजन में ही कॉपुलेट कर रहे हैं, मेट कर रहे हैं और अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं बाय द क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ठीक है, बात समझ आ रही है? सीजन मैटर कर रहा है। अगर वो अदर सीजन में या तो वो बहुत डीप बरोज में रहते हैं क्योंकि कंडीशंस उनको फेवर नहीं करती मेटिंग करने के लिए। मेटिंग करने के लिए कंडीशंस भी तो फेवर करनी चाहिए ना किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए है, हर फैक्टर चाहिए है जो जिससे वो ब्रीड कर सके और न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सके। ठीक है शाइना, क्लियर हुआ? और ना हर सेल का अपना एक टाइम पीरियड होता है। अगर उसको नहीं मिल रहा है ऑपोजिट गैमीट फ्यूज करने के लिए तो वो डीजनरेट कर जाता है। वो वेट ही थोड़ी करता रहेगा थ्रू आउट द लाइफ की भाई गैमीट आए और वो फ्यूज करेगा। मतलब वो अपना टाइम लेगा और डीजनरेट कर जाएगा, फिर नए गैमीट्स बनेंगे। वो प्रोसेस गैमीटोजेनेसिस का पूरे टाइम भी कर सकता है, थ्रू आउट द लाइफ भी कर सकता है और सर्टेन पीरियड भी, मतलब कुछ लिमिट तक भी कर सकता है। जैसे
ह्यूमन में फीमेल केस का ले हम तो ह्यूमन फीमेल्स जो होती हैं वो सिर्फ 50 इयर्स मेनोपॉज हो जाता है, उसके बाद वो गेमेटोजेनेसिस का प्रोसेस नहीं कर पाती है, एग को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगी, जबकि मेल जो होता है वो पूरी लाइफ गेमीट बना सकता है। ठीक है, तो गेमीट का बनना और उसका रहना कुछ टाइम तक ही सीमित होता है, उसके बाद वो डीजनरेट हो जाता है, खत्म हो जाता है, मर जाता है, उसके बाद साइकिल दोबारा चलेगी और वो फिर से नए गेमीट्स बनाएगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्लियर? ऐसा हो कि जैसे कि बाय कुछ रीजन की वजह से ऐसा रह जाए कि मतलब वो जो गैमेट है वो डीजनरेट नहीं कर रहा, तो वो क्या हार्म प्रोड्यूस करेगा मतलब ऑर्गेनिज्म के ऊपर? कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा, नहीं कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा। और ये साइक्लिक चेंजेस हैं, ये हर ऑर्गेनिज्म में हो रही हैं। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे इफेक्ट क्या रहेगा? कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। अगर स्पर्म का काउंट जो है वो बढ़ रहा है, जैसे हम ह्यूमन की बात करें तो जो स्पर्म होते हैं वो बहुत सारे नंबर में बढ़ते हैं, बनते हैं। ठीक है, उनमें से एक ही स्पर्म जो है वो फ्यूज कर पाएगा फीमेल गैमीट के साथ, बाकी भी जनरेट कर जाते हैं। कई फैक्टर्स हैं जो उन गैमीट्स के एंटी काम करते हैं, फीमेल की बॉडी में जो एंट्री होती है ड्यूरिंग द कॉपुलेशन। वो गैमीट एक को रखेगा, एक को एक्सेप्ट करेगा, बाकी को डिस्ट्रॉय कर देगा बॉडी। क्योंकि वो उनको क्यों नरिश करे, फिजूल में क्यों एनर्जी वेस्ट करे? क्योंकि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा एनर्जी लेता है, ज्यादा एनर्जी खाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कम एनर्जी कंज्यूम करता है। तो कहीं ना कहीं वो और गैमीट्स को क्यों नरिश करे, क्यों उनको प्रोटेक्ट करे, जब जरूरत ही नहीं है उनकी। एक को ले लिया, फर्टिलाइज हो गया, बस उसी पे काम करेगा, वो उसको जाइगोट में चेंज करेगा, एम्ब्रियो में चेंज करेगा। क्लियर? आगे बढ़े। ओके, यहां पे एंडोगेमी यूनिपेरेंटल ऑर्गेनिजम्स में होती है। बेटा यहाँ पे यूनि मीन्स वन, मैंने उस दिन भी बताया था क्लास में, यूनि मीन्स एक ही पेरेंट दोनों गैमीट्स बना रहा है, क्योंकि उसमें दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें एग्जांपल टोनिया का बता दिया। अब कुछ टर्म्स आपको याद रखनी है जिनमें कंफ्यूजन पैदा हो जाती है, पर आप लोगों ने इनको अच्छे से समझना है। यूनिपेरेंटल, सिंगल पेरेंट। ठीक है, जिस यूनिपेरेंटल मतलब सिंगल पेरेंट। यहां पे हम यूनिपेरेंटल किसकी बात कर रहे हैं? मोनोशियस एनिमल्स की। बेटा मोनोशियस कौन होते हैं? मोनोशियस वो एनिमल्स होते हैं जिनमें मेल और फीमेल गैमीट सेम पेरेंट बनाएगा। और मोनोशियस को बायसेक्सुअल भी बोल रहे हैं। बाय क्यों? क्योंकि दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही पेरेंट बना रहे हैं। ये तीन टर्म्स याद रखनी है, यूनिपेरेंटल, मोनोशियस और बायसेक्सुअल। मैंने समझाई भी थी आपको पहले, बट आप लोग इसको दोबारा दिमाग में अच्छे से क्लियर कर लो और दिमाग में बिठा लो कि मोनोशियस होगा तो उसके साथ बायसेक्सुअल आएगा। मोनोशियस मीन्स सिंगल पेरेंट। ठीक है बेटा, यूनिपेरेंटल मीन्स सिंगल पेरेंट, जिसमें दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन्स बन रहे हैं, मेल सेक्स ऑर्गन भी बन रहा है और दूसरा फीमेल सेक्स ऑर्गन भी बन रहा है। वहीं पे इसके ऑपोजिट साइड जो जहां पे एक्सोगेमी लिखा है, उसके नीचे मैंने लिखा है बायपेरेंटल। बायपेरेंटल मतलब मेल अलग, फीमेल अलग। अब इसमें एग्जांपल बहुत अच्छे से आप याद रखने के लिए ह्यूमन का ले सकती हो। ह्यूमन में आपको पता है सेक्स मेल अलग है, फीमेल अलग है। ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही पेरेंट के अंदर मेल गैमीट भी बन रहा है और फीमेल गैमीट भी बन रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। ठीक है, तो आपने एक्सोगेमी इसमें बायपेरेंटल लिखा है तो इसमें याद रखना है ह्यूमन। ठीक है, यहाँ पे डायोशियस आ गया। डायोशियस मतलब बायपेरेंटल है, दो पेरेंट है, मेल अलग है, फीमेल अलग है, बट हर कोई मेल पेरेंट एक ही सेक्स बना रहा है, यानी एक ही गैमीट बना रहा है। यूनिसेक्सुअल है ना वो, या तो उसके पास मेल सेक्स ऑर्गन है या फिर दूसरे पार्टनर के पास फीमेल सेक्स ऑर्गन है। क्लियर हो गया? यूनिसेक्सुअल। यहां पे मोनोशियस और बायसेक्सुअल, यहां पे डायोशियस एंड यूनिसेक्सुअल। क्लियर है सभी को? इतना सब स्टूडेंट्स को ये चीज समझ आ गई है? अब बात करते हैं हम
क्रॉस फर्टिलाइजेशन, मैंने आपको सेल्फ फर्टिलाइजेशन समझा दिया, क्रॉस फर्टिलाइजेशन समझा दिया। अब बात करते हैं कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन अकर्स इन मेनी हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स, जो मैंने अभी डिस्कस करा अर्थवर्म के केस में प्रोटोएंड्री कंडीशन या प्रोटोगाइनी कंडीशन हो रही है, तो बोला है कि कुछ हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी करते हैं। टेनिया सोलियम एक ऐसा अर्थवर्म है, एक ऐसा वर्म है जिसके पास दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही पेरेंट के अंदर प्रेजेंट है और वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन शो कर रहा है। वहीं पे दूसरा एग्जांपल हमने अर्थवर्म का लिया, तो अर्थवर्म हर्माफ्रोडाइट तो है पर वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं करता, क्योंकि उसमें सेक्स ऑर्गन डिफरेंट टाइम पे मैच्योर होते हैं, जिससे वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाता। क्लियर है सभी को? तो अर्थवर्म और लीच आर द टू एग्जांपल्स व्हिच शो द क्रॉस फर्टिलाइजेशन इवन दे आर द हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स। ओके, नाउ अब बात करते हैं सिनगैमी, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। सिनगैमी को 4 टाइप्स में डिवाइड करा है ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द गैमीट्स। गैमीट्स के स्ट्रक्चर के बेसिस पे ध्यान से समझें। पहला वाला जो हमने पढ़ा वो था सोर्स ऑफ फ्यूजिंग गैमीट्स के अकॉर्डिंग, दैट इज ऑफ 2 टाइप्स। सिनगैमी इज ऑफ 2 टाइप, one is endogamy and other one is the exogamy. But in this type of syngamy, यहाँ पे जिस बेसिस पे उसको डिवाइड करा है वो है गैमीट्स के स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ठीक है। जिसमें 4th वन सबसे अलग है, थोड़ा सा अलग रहेगा क्योंकि उसमें गैमीट नहीं, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म ही क्या गैमीट की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। अभी समझते हैं हम। पहला टाइप है सिनगैमी में आइसोगैमी, जिसमें दोनों गैमीट्स, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट शेप वाइज, साइज के अकॉर्डिंग, मतलब मॉर्फोलॉजिकली और मतलब हर वे में देखें तो दोनों आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। आइसोगैमी में मेल गैमीट और फीमेल गैमीट सेम होते हैं। इसमें एग्जांपल आता है क्लेमाइडोमोनास का। दूसरा है एनाइसोगैमी, और एनाइसोगैमी में एक गैमीट का साइज मॉर्फोलॉजिकली सेम होंगे, मतलब स्ट्रक्चरली सेम होंगे, बट क्या होगा, साइज दोनों का डिफरेंट होगा। एक का साइज बड़ा होगा और एक का साइज छोटा होगा, ठीक है बच्चे। तो वो आती है एनाइसोगैमी और इसमें एग्जांपल आता है क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी। ओके, नेक्स्ट इज द ओगैमी। ओगैमी के केस में क्या होता है, एक लार्जर गैमीट होता है, दैट इज द फीमेल वन, जो नॉन मोटाइल होता है, और जो स्मॉलर वाला रहता है दैट इज मोटाइल। मोटाइल मैंने बताया था फ्लैजिला है, और फ्लैजिला मूवमेंट करने में हेल्प करता है। जनरली हम ह्यूमन के केस में ओगैमी पढ़ते हैं, वहां पे क्या है, एग जो है वो नॉन मोटाइल है, देयर इज नो फ्लैजिला इन द फीमेल गैमीट, दैट इज द ओवम। बट मेल की बात करें, मेल गैमीट के पास फ्लैजिला है और वो दोनों फ्यूज करेंगे, तो दैट टाइप ऑफ सिनगैमी इज कॉल्ड ओगैमी। और जनरली हम एल्गे के केस में भी इस तरह की गैमीट्स देखते हैं, दैट इज द एग्जांपल इज द वॉलवॉक्स, ठीक है। ये 3 ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं सिनगैमी की 4th टाइप, दैट इज द होलोगैमी। होलोज मीन्स एंटायर या फिर कंप्लीट या होल, ठीक है बच्चे। होलोज मीन्स कंप्लीट, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म। पीछे वाले केस में ऑर्गेनिज्म का छोटा सा पार्ट जिसको ऑर्गन बोलेंगे, सेक्स ऑर्गन बोलेंगे, वो इन्वॉल्व हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सिनगैमी में। बट होलोगैमी में पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म एक्ट करेगा एज अ गैमीट की तरह। समझ आई बात, क्या बताया मैंने? होलोगैमी में उसका जो पूरा ऑर्गेनिज्म होगा वो गैमीट की तरह एक्ट करेगा। यहां पे लिखा है मैंने फ्यूजन ऑफ 2 ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का कोई पर्टिकुलर या सेक्स ऑर्गन नहीं इन्वॉल्व हो रहा है, पूरा ऑर्गेनिज्म ही जो है वो इन्वॉल्व होगा, सिनगैमी करेगा, उसको बोलते हैं होलोगैमी।
होलोगैमी इज ऑल्सो कॉल्ड मैक्रोगैमी। ठीक है बच्चे, इसको मैक्रोगैमी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि गैमीट्स का साइज छोटा है। ठीक है, जब पूरा ऑर्गेनिज्म उस सिंगैमी के प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहा है तो सेल का साइज बड़ा होगा या ऑर्गेनिज्म का साइज बड़ा होगा? ऑब्वियस है ऑर्गेनिज्म का साइज बड़ा होगा, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मैक्रोगैमी। क्लियर है सभी को? आप लोग मुझे कल एग्जाम्पल बताएंगे कि होलोगैमी कौन सी ऑर्गेनिज्म, किस तरह के ऑर्गेनिज्म होलोगैमी शो करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को इतना? नाउ द नेक्स्ट टाइप इज द कॉन्जुगेशन। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट टाइप हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन क्या है? जहां पे टेम्पररी यूनियन होता है दो पेरेंट्स का ऑफ सेम स्पीशीज। दो सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स हैं और वो आपस में क्या कर रहे हैं? जुड़ रहे हैं। यूनियन समझते हो बेटा? फ्यूजन हो रही है उनकी। ठीक है, वो दोनों क्या करेंगे? जुड़ेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे? अपना जेनेटिक मटेरियल जो मेल गैमीट का न्यूक्लियाई होगा उसको वो कहां पे दे देंगे? फीमेल पार्टनर को। ठीक है, बात समझ आई? इसमें एग्जाम्पल आता है पैरामीशियम का। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल आता है पैरामीशियम का। अब यहां पे देखिए, पैरामीशियम जो है वो स्लीपर शेप का होता है। दोनों के दोनों आप मेल या फीमेल से भी उसको लिख सकते हैं या फिर स्ट्रेन से भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव स्ट्रेन लाइक द बैक्टीरिया जैसे आप लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर ये मेल की बात कर रहे हैं हम तो इसके पास एक प्रो न्यूक्लियाई है। ठीक है, इसके पास एक मैक्रो न्यूक्लियाई होता है और एक माइक्रो न्यूक्लियाई होता है पैरामीशियम में। तो ये क्या करेगा? अपना प्रो न्यूक्लियाई इसको दे देगा फीमेल पार्टनर को। ठीक है, बट आपस में इनके बीच में क्या बनेगा? कॉन्जुगेशन ब्रिज। ठीक है, आपस में ये दोनों क्या करेंगे? क्लोज आएंगे और क्या बनाएंगे? कॉन्जुगेटिंग ब्रिज बनाएंगे और अपने जेनेटिक मटेरियल को ये फीमेल पार्टनर के अंदर इंट्रोड्यूस कर देगा। ये अटैचमेंट इन दोनों की टेम्पररी है। ठीक है, परमानेंट नहीं अटैच रहेंगे, ये शॉर्ट पीरियड के लिए अटैच रहेंगे जब तक ये अपना जेनेटिक मटेरियल मेल वाला फीमेल में ट्रांसफर ना कर दे। ठीक है, क्लियर है सभी को इतना? अब देखिए, ये तो हो गई सिंगैमी की टाइप्स। सिंगैमी की टाइप्स बताई मैंने पीछे आपको और कॉन्जुगेशन बताया। कॉन्जुगेशन की कोई टाइप्स नहीं है, सिंपल सा था जिसमें आपने पैरामीशियम का एग्जांपल पढ़ना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एडवांटेज क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसको मैंने डिस्कस करा था, बट एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एडवांटेज क्या है। जब मियोसिस डिवीजन होती है तो मियोसिस डिवीजन से कई तरह के रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं। ठीक है, जीन्स के एक्सचेंज होने से कई तरह के रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम्स बनेंगे और जो वेरिएशंस लेके आएंगे ऑफस्प्रिंग में। ठीक है बच्चे, और जब किसी ऑफस्प्रिंग में वेरिएशंस आती है तो आने वाले टाइम में वो वेरिएशन रॉ मटेरियल की तरह एक्ट करेंगी एवोल्यूशन लाने में। ठीक है, वेरिएशन अगर एक्यूमुलेट होती रहे कई ईयर्स तक, कई मिलियन ईयर्स तक, जैसे हमने एंसेस्टर्स की बात करें या फिर हम अपने एवोल्यूशन की बात करें डिफरेंट स्पीशीज की, तो वेरिएशंस जो है वो किसी पर्टिकुलर स्पीशीज में एक्यूमुलेट होती रहती हैं, इकट्ठी होती रहती हैं और फिर धीरे 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 कई जनरेशन वैसे ही चलती रहेंगी और एक टाइम ऐसा आएगा जब उससे नई स्पीशीज की फॉर्मेशन होगी। ठीक है बच्चे, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन लाता है। वेरिएशन एडवांटेज भी दे सकती है, वेरिएशन डिसएडवांटेज भी दे सकती है उस स्पीशीज के लिए। ठीक है, बात समझ आ रही है? ठीक है, और वो वेरिएशन एवोल्यूशन भी ला सकते हैं। अगर हम अपने एंसेस्टर्स का पूरा हिस्ट्री जाने तो उसके बीच में कई ऐसी सब स्पीशीज रही हैं जिनमें चेंजेस आ रहे थे पर धीरे धीरे। ठीक है,
अगर आप एप से मॉडर्न ह्यूमन की बात करें तो कई चेंजेस जो थे वो आज मॉडर्न ह्यूमन बीइंग में आ चुके हैं। और देखिए वो बेंड होके चलता था, ह्यूमन इरेक्ट होके चलता है, वो अपने फोर लिम्स और हाइंड लिम्स को वॉक करने के लिए यूज करता था। हम अपने फोर लिम्स जो है वो किसी चीज को होल्ड करने के लिए कुछ भी जो हम अपने हाथ से काम करते हैं उस चीज के लिए हम यूज करते हैं, हाइंड लिम्स को हम वॉक करने के लिए यूज करते हैं। तो मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को क्या बता रही हूं? वेरिएशन एक रॉ मटेरियल है जिससे एक ऐसा चीज ऐसा बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है जिससे न्यू स्पीशीज बन रही हैं। ठीक है, हम इसमें खाली ह्यूमन का ही एग्जांपल नहीं लेंगे, इसमें कई तरह के एनिमल्स के एग्जांपल आते हैं। अगर आप उनका पूरा एवोल्यूशन देखें उसका कि उसकी हिस्ट्री क्या रही है, कौन सा ऑर्गेनिज्म कहां से इवॉल्व हुआ है, तो वो हम जान सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे है अडेप्टेशन। बच्चे देखिए, जैसे कुछ जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ये भी कभी किसी स्पीशीज को ये एडवांटेज मिल जाती है कि वो अगर वो एनवायरनमेंट उसको फेवर कर रहा है, ठीक है, तो वो इजीली सरवाइव करेगा। अगर उसको एनवायरनमेंट फेवर नहीं कर रहा है तो कुछ स्पीशीज ऐसी होती है जो सरवाइव नहीं कर पाती। जैसे एडेप्टेशन की हम बात करें, यहां पे 100 मॉस्किटो है किसी पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, ये कोई एरिया है और उस एरिया में 100 मॉस्किटो हैं। ओके, एक ही स्पीशीज के, सिंगल स्पीशीज, सिंगल नहीं रखते हैं, 2 स्पीशीज रख लेते हैं। ठीक है, 2 स्पीशीज के मॉस्किटो है। ठीक है, जिसमें से ये आ गई स्पीशीज ए और स्पीशीज बी। टोटल कितने हैं? 10 है। ठीक है, 6 मान लीजिए कि 6 जो है वो ए स्पीशीज के हैं और रिमेनिंग जो है 4 वो बी स्पीशीज के हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है? अब क्या किया, हम किसी भी एरिया में या स्टेगनेंट वाटर होता है, गंदा पानी इकट्ठा हो जाता है, तो लोग क्या करते हैं, बीमारी से बचने के लिए वहां पे देखिए डेंगू मलेरिया ये मॉस्किटो ही है ना, मॉस्किटो फैलाते हैं एक तरह से। ठीक है, तो वो उनको किल करने के लिए स्प्रे करते हैं। अगर उस एरिया में एक पेस्टिसाइड का स्प्रे किया जाए, दैट इज द DDT, ठीक है, तो कई जनरेशंस तक वो चलता रहेगा, कई जनरेशंस तक वो चलता रहेगा। सॉरी, यहां पे मैं क्या बताने वाली थी कि अगर हम उस DDT का स्प्रे करते हैं, ठीक है, स्प्रे करा, अब आपको पता है कि मॉस्किटो ब्रीड करता है, ठीक है, उसकी लार्वल स्टेज मिलेगी हमें उस स्टेगनेंट वाटर में, लार्वल स्टेज मिलेगी। तो उनमें से 6 स्पीशीज जो हैं वो, उसमें से 6 स्पीशीज में, सॉरी स्पीशीज एक ही है पर 6 नंबर में है। अगर उसके 3 मेंबर्स मर जाते हैं, उस स्प्रे से 3 मेंबर मर गए, कौन सी स्पीशीज के बेटा? स्पीशीज ए के। ठीक है, तो रिमेनिंग कितने रहे? 3। रिमेनिंग कितने रह गए? 3 ही रहे ना? मेरी आवाज आ रही है? सुन पा रहे हो? ओके, वहीं पे हम अगर बात करें बी स्पीशीज की, तो बी स्पीशीज में, स्पीशीज बी में कितने हैं मैं यहां पे लिख देती हूं। जो ए स्पीशीज है उसमें 6 मेंबर जो थे वो मर गए, डाई हो गए, और रिमेनिंग कितने रहे? सॉरी 3 और रिमेनिंग कितने रहे? 3। ठीक है बच्चे, वहीं पे स्पीशीज बी की बात करें तो इसमें एक मेंबर मर रहा है और बाकी 3 रहेंगे। इस पेस्टिसाइड के स्प्रे करने से कोई एक ऐसी स्पीशीज है जिसपे ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट रह रहा है उस पेस्टिसाइड का, और वो उसको खत्म कर दे रहा है। ठीक है,
मेरा कैमरा ऑन करें सभी। तो मैं आपको ये बता रही हूं कि एक ऐसी स्पीशीज है जिसपे पेस्टिसाइड का ज्यादा इफेक्ट देखने को मिल रहा है और एक ऐसी स्पीशीज है जिसपे पेस्टिसाइड का असर कम हो रहा है। ठीक है, कैसे पता चला? 4 में से एक ही मरे। 20 स्पीशीज में 4 में से सिर्फ एक ही मेंबर उसका मर रहा है, जबकि दूसरे स्पीशीज ए में 6 मेंबर में से 3 डाई कर रहे हैं और 3 रह रहे हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ उनके जीन्स में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। जीन्स में चेंज आ रहा है और वो इजीली उस पेस्टिसाइड को टॉलरेट कर पा रहे हैं। ठीक है, वो पेस्टिसाइड को क्या कर पा रहे हैं बेटा? टॉलरेट कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो रिमेनिंग 3 ए स्पीशीज के और रिमेनिंग 3 बी स्पीशीज के जो होंगे, जब वो आगे रिप्रोड्यूस करेंगे, ध्यान से समझिए, जब ये आगे रिप्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा? इनकी आगे की जो जनरेशंस होंगी उनमें पेस्टिसाइड से लड़ने की एबिलिटी होगी। तो मतलब कि पेस्टिसाइड के स्प्रे करने से भी नेक्स्ट जनरेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों उन ऑर्गेनिजम्स ने अपने आप को क्या कर लिया? अडैप्ट कर लिया। उन ऑर्गेनिजम्स ने अपने आप को क्या कर लिया? अडैप्ट कर लिया। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कर रहा है? वेरिएशंस ला रहा है, एवोल्यूशन ला रहा है, अडैप्टेशन ला रहा है, और अडैप्टेशन लाने से कुछ स्पीशीज बहुत ज्यादा गुड हेल्थ बोलिए या फिर स्ट्रांग बन जा रही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कुछ स्पीशीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग, ठीक है, विगर का मतलब होता है गुड हेल्थ, ठीक है, और वाइटलिटी का मतलब होता है स्ट्रांग। तो मतलब कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उससे कुछ स्पीशीज बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बन जाएंगी। क्लियर हो गया? और जिससे मतलब ये बोल सकते हैं कि वो इवॉल्व हुई है। इवॉल्व हुई है कहां से? अपने एंसेस्टर से। ठीक है, जिनमें इतनी ज्यादा विगर और वाइटलिटी नहीं थी, मतलब उनके एंसेस्टर्स में इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी, ये बोल सकते हैं। क्लियर हो गया? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई चीजों के लिए हेल्पफुल भी है, बट कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट है, क्लियर है सभी को? ओके, निशांत अपना वीडियो ऑन करिए। निशांत वीडियो ऑन करो, अदरवाइज मैं रिमूव कर दूंगी क्लास से। मेरी क्लास में जो भी स्टूडेंट एंटर करता है अपना कैमरा ऑन रखेगा। अब देखिए, हमने पहले भी डिस्कस करा था लाइफ फेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल। फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल, पहली फेज है जुवेनाइल फेज, जिसको वेजिटेटिव फेज भी बोलते हैं। सेकेंड फेज इज द रिप्रोडक्टिव फेज, जिसको मैच्योरिटी फेज बोलते हैं। और थर्ड फेज इज द सेमिसेंट फेज और द एजिंग। ठीक है, तो ये 3 फेजेस हैं लाइफ साइकिल की। पहली फेज हमने पढ़ी थी, जुवेनाइल फेज कौन सी होती है? जब कोई ऑर्गेनिज्म बर्थ देता है, मतलब यंग वन प्रोड्यूस करता है, उस पीरियड से लेके
जब तक वो मैच्योर ना हो जाए, रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर ना करे, उससे पहले की फेज तक उसको बोलते हैं जुवेनाइल फेज या फिर वेजिटेटिव फेज। ठीक है, वहीं पे जैसे ही वो जुवेनाइल फेज को कंप्लीट करता है, उसके सेक्स ऑर्गन्स जो है वो डेवलप कर जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं और उस फेज में वो गैमेट्स बनाने का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, तो उस फेज को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज, यानी वो प्यूबर्टी स्टेज पे पहुंच चुका है, वो मैच्योर हो चुका है और वो गैमेटोजेनेसिस कर सकता है। और फिर है सेमिसेंट, जिसमें एजिंग हो जाती है, उसमें धीरे धीरे उसकी जो गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा या फिर डिक्रीज कर जाता है। वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहता जितना वो रिप्रोडक्टिव फेज में होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम जुवेनाइल फेज तो ऑलरेडी आपको पता है, उसका डिटेल में नहीं, वो आप लोगों को डेफिनेशन तक ही आपने बताना है। अब हम बात करेंगे डिटेल में रिप्रोडक्टिव फेज की। रिप्रोडक्टिव फेज में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप करते हैं और मैच्योर होंगे और इस पीरियड को बोलते हैं प्यूबर्टी। मतलब जब सेक्स ऑर्गन्स डेवलप कर जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, वो गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस करने स्टार्ट कर देते हैं, दैट इज पीरियड इज कॉल्ड द प्यूबर्टी। क्लियर हो गया। मेल और फीमेल, ह्यूमन मेल और फीमेल में प्यूबर्टी वेरी करती है। ठीक है, मेल मैच्योर लेट मैच्योर करते हैं एज कंपेयर टू फीमेल वन। नाउ द नेक्स्ट वन इज द, अब हम थोड़ा सा प्लांट्स की तरफ आते हैं। अपीयरेंस ऑफ फ्लावर्स in higher plants like gymnosperms and angiosperms indicate the sexual maturity। बोला है कि फ्लावरिंग प्लांट्स में जब फ्लावर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं तो वो दिखाता है कि वो प्लांट क्या हो गया है, सेक्सुअली मैच्योर हो गया है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि नई सीडलिंग में ही स्टार्टिंग में फ्लावरिंग होने लग पड़ती है, नो, वो थोड़ा हाइट लेता है, कुछ टाइम के बाद उसमें फ्लावरिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो वो उस फ्लावर की उस प्लांट की इंडिकेशन है कि वो सेक्सुअली मैच्योर हो गया है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा प्लांट्स में डिटेल में जाते हैं। सेक्सुअली देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, मोनोकार्पिक एंड द पॉलीकार्पिक। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। मोनोकार्पिक वो प्लांट्स होते हैं जो अपने लाइफ टाइम में एक ही बार फ्लावरिंग करते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, मोनोकार्पिक वो प्लांट्स होंगे जो अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही बार फ्लावरिंग करते हैं, एक ही बार उनमें फ्लावर्स आते हैं और फ्लावर आने के बाद वो डाई कर जाएंगे। ठीक है, फ्लावर फ्रूट में चेंज हो जाएगा और वो डाई कर जाएंगे। इसमें एग्जांपल वीट का है, राइस का है। पता है आप लोगों को वीट की 5 to 6 मंथ का टाइम होता है, फूल आएंगे, फिर सीड आएगा, मतलब फ्रूट आएगा, फिर उसके बाद उसकी कटाई कर देते हैं, उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, बस वो प्लांट डाई हो गया। तो दैट टाइप ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मोनोकार्पिक। ठीक है, वहीं पे हम बात करें पॉलीकार्पिक की, तो पॉलीकार्पिक वो प्लांट्स होते हैं जो अपनी लाइफ में जब तक वो प्लांट रहेगा, वो ट्री रहेगा, वो हर सीजन में फ्लावरिंग करेगा, फ्रूट देगा या जो भी है प्रोडक्ट देगा, सीड बनाएगा। ठीक है, इसमें एग्जांपल, अच्छा, पॉलीकार्पिक प्लांट्स पेरिनियल होते हैं। पेरिनियल समझते हैं बेटा? पेरिनियल मतलब जो अपनी लाइफ को कई सालों तक जीते हैं, यानी जैसे आप बात करें किसकी, एप्पल है, मैंगो है। नॉर्मली जब तक आप खुद ना काटो उन प्लांट्स को तो वो जो है उनकी एज बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, बनियन ट्री हो गया। तो ये जो प्लांट्स होते हैं वो पॉलीकार्पिक होते हैं जो अपनी लाइफ में, देखिए क्या लिखा है, फ्लावर्स रिपीटेडली एट इंटरवल एवरी ईयर। हर साल, जैसे आप मैंगो का देख लो, अभी उसमें फ्लावरिंग हो रही है, अभी फ्लावरिंग हो रही है, कुछ टाइम के बाद उसमें फ्रूट आएगा। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा कि फ्रूट का सीजन, मैंगो का कब सीजन आता है। ठीक है, कब उसको हार्वेस्ट करते हैं, मतलब हार्वेस्ट करना मतलब फ्रूट को हार्वेस्ट करना, पूरे ट्री को थोड़ी काटते हैं,
हम उसके प्रोडक्ट को लेते हैं। बट इसके केस में, मोनोकार्पिक के केस में ऐसा नहीं था। उसके केस में हम क्या करते थे, पूरा का पूरा प्लांट ही हार्वेस्ट करते हैं। फ्रूट पार्ट या ग्रेन पार्ट को सेपरेट कर दिया और बाकी जो वेस्ट मटेरियल रहता है उसको हम अपने कैटल्स के लिए एज अ फोडर के तौर पे यूज करते हैं। क्लियर हो गया क्या बोला मैंने? यहां पे डिफरेंस आ सकता है आपको कि व्हाट इज मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक प्लांट्स। अब बात करते हैं कि जो पॉलीकार्पिक प्लांट्स हैं, ये मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं। यहां पे एक चीज मेरे को ऐड करनी थी, मोनोकार्पिक प्लांट्स जो होते हैं वो एनुअल समझते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा साल ही लगाएगा वो। जैसे हम वीट की बात करें तो वो एक एनुअल प्लांट है, यानी 5 महीने 6 महीने पर है तो वो एनुअल ही आएगा ना, ठीक है। और जैसे रेडिश हो गया, रेडिश, तो ये जो प्लांट है ये है बाइनियल। बाइनियल का मतलब होता है जो प्लांट पहले साल ग्रो करेगा, मैच्योर होगा और दूसरे ईयर में क्या होगा। आप लोग सुन पा रहे हैं मेरे को? ओके, थैंक यू।